हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि जिस वो जोश और एनर्जी के साथ आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर पढ़ा, उसी जोश एनर्जी के साथ आप करंट इलेक्ट्रिसिटी आज मेरे साथ शुरू करेंगे माय डियर। करना यही है आपको कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा माय डियर, सबका नोट्स बस बनाते चलना है और आपको समझने के साथ साथ सारी नोट्स तैयार करनी है। नोट्स का लगातार आपको रिवीजन करना है, समय समय पर वीकली रिवीजन या 10 दिन के ऊपर 15 दिन के ऊपर आपको हर बार लगातार रिवीजन माय डियर करते रहना है। रिवीजन करेंगे तभी आपका बेहतर से बेहतर मार्क्स आएगा माय डियर। तो माय डियर, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, उन बच्चों से जो बच्चे लगातार मेरे नंबर पे माय डियर मैसेज कर रहे हैं। अभी मेरे इतने वीडियो, हर वीडियो में लगभग मैं एक बात बोलता गया हूं, गेस्ट क्वेश्चंस और पीडीएफ फाइल्स, ही सब के बारे में मैं लगातार चर्चा करता हूं। और मैं शायद हो सकता है कि इकलौता हूं जो लगातार इसके खिलाफ हूं। अदरवाइज आप हर जगह जाएंगे तो हर कोई जो है इसके सपोर्ट में है, गेस्ट क्वेश्चंस के सपोर्ट में है। पर मैं आप सभी से, उन सभी स्टूडेंट से एक चीज क्वेश्चन पूछना चाहता हूं माय डियर, जो गेस्ट क्वेश्चंस मांग रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर जो मैं गेस्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा माय डियर, मान लीजिए मैंने आपके लिए 20 क्वेश्चन गेस्ट करवा दिया माय डियर, ठीक, और उस 20 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो क्या होगा? आप जस्ट एक बात सोचिए, बहुत सिंपल बात है, इसमें कोई लॉजिक, कोई दिमाग नहीं लगाना है। मैंने 20 क्वेश्चन गेस करवाया और मैं कोई एग्जाम में क्वेश्चन सेट करने वाला नहीं हूं। मेरा काम है पढ़ाना, जो सिलेबस यूनिवर्सिटी ने बना के दिया है, बोर्ड ने बना के दिया है, वो सिलेबस मुझे कंप्लीट कराना, मेरा काम वो है माय डियर। अब जो है ये 20 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया और वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया तो एक ही काम हो सकता है, क्या होगा? आप जो है दिन रात बैठ के क्या करेंगे? मुझे गाली देंगे। तो ये गाली जो है मैं सुनना नहीं चाहता माय डियर, ठीक है? इसलिए मैं कभी इस गेस के ऊपर भरोसा नहीं करता। गेस मतलब आया है, मतलब प्रोबेबिलिटी का चांस है ना, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, पर जो चीज सर्टेन है, जो निश्चित है, हम वो क्यों ना करके चले। तो निश्चित ये है कि आप पूरा सिलेबस पढ़िए, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वहां से कोई क्वेश्चन आप, मतलब 20 क्वेश्चंस के भरोसे आप जा रहे हैं, मतलब आप भगवान भरोसे जा रहे हैं, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, मतलब आप अपने आप के ऊपर चांस मारना चाहते हैं कि क्या होगा। तो माय डियर, मैं आप सभी से बार बार एक फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप दिमाग से निकाल दीजिए गेस्ट क्वेश्चंस के बारे में, या मेरे से नहीं, कहीं और किसी और टीचर से गेस्ट क्वेश्चन, या कोई गेस्ट क्वेश्चन आपको दे भी रहा है ना, तो उसको नकार दीजिए माय डियर। मैं ये कहूंगा बस आप पढ़िए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए अपना, वहीं से क्वेश्चन आएगा, कहीं और से क्वेश्चन नहीं आने वाला है माय डियर। तो आप सभी को पता है महाक्रैश कोर्स चल रहा है हम लोग का माय डियर, और इस महाक्रैश कोर्स को हम लोग को कितने दिनों में खत्म करना है? 100 दिन में, 30 दिसंबर तक कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेप हम लोग उसमें पूरा कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 15 लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। सेकंड जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, कितने दिनों में टारगेट है? 10 डेज के अंदर, 10 डेज में हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा। आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, मैं आप सभी के लिए इतना कर रहा हूं, तो आपको भी थोड़ा अपने लिए मेहनत करना होगा माय डियर। जो पढ़ा रहा हूं नोट्स बनाइए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल कम हो रहा है तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप खुद से करने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा माय डियर, क्योंकि समय हमारे पास कम है, कम समय में सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कंप्लीट कराना है, इसीलिए थोड़ा मेहनत आपको माय डियर करना ही होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज सेकेंड यूनिट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं माय डियर, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो अपना जो है जोश बनाए रखिए और अपने अंदर जो है दृढ़ प्रतीक रहिए कि मैं जो है सारा का सारा टॉपिक बहुत अच्छे से कर लूंगा और बहुत जबरदस्त रिजल्ट लेके आऊंगा। एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर बना के रखिए माय डियर। चलिए चलते हैं अपने सेकेंड यूनिट की शुरुआत करते हैं। सेकेंड यूनिट है माय डियर हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इसमें हमको पढ़ना क्या है? देखिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ना है माय डियर, हमें जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे ना हम लोग, उससे थोड़ा सा हमको जस्ट आगे थोड़ा सा जाना है। बोला क्या जाना है सर? बोला कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ रहे थे? चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे सर। किसके बारे में पढ़ रहे थे? चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। और ये चार्ज क्या था सर? रेस्ट पोजीशन में था। चार्ज क्या था? रेस्ट पोजीशन में। बोला कहां पर सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट कंडीशन में रहता है,
तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं, क्या क्या होता है वो सब हम पढ़ चुके हैं और पढ़ते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। अब बोलता है थोड़ा सा और इसको आगे लेकर के चलिए सर, क्या लेके चले, अब जो चार्ज रेस्ट में था ना सर, इसको रेस्ट में ना रखिए, अब क्या करवा दीजिए सर, इसको मूव करवा दीजिए। क्या करवा दीजिए सर, इसको मूव करवा दीजिए। यानी कि जो चार्ज बैठा हुआ था उसको बैठे नहीं रहने दीजिए, अब उसको चलाइए, बोल दीजिए कि चलो, है कि नहीं। तो चार्ज जब चलना शुरू कर देगा माय डियर, तो उसकी स्टडी करेंगे हम। पहले चार्ज रेस्ट में था, उसकी स्टडी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर लेते हैं, लेकिन जब चार्ज चलने लगता है, मूव करने लगता है, तो उसकी स्टडी कहाँ करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर माय डियर करते हैं। तो बस ज़्यादा आपको इसमें कुछ सोचना नहीं है, फटाक से एक लाइन डेफिनेशन लिख लीजिए। एग्जाम में आपसे क्या, दुनिया भर के किसी एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। लिख लेंगे इसका डेफिनेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals charges in motion. It is the branch of physics which deals charges in motion. हिंदी में लिख लीजिए, भौतिक शास्त्र की ऐसी शाखा जिसमें गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी माय डियर क्या है, ब्रांच है, फिजिक्स का ब्रांच है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। पर कंडीशन क्या है, चार्ज मूव करना चाहिए, चार्ज चलना चाहिए, गतिशील आवेश के बारे में हमें स्टडी करना होता है माय डियर। तो वीडियो रोक करके ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर का जो हमारा नाम है माय डियर, उसका डेफिनेशन हमें थोड़ा सा लिख लेना है। वीडियो रोक के आराम से लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर, अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं माय डियर। इस चैप्टर में चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की ओर। फर्स्ट टॉपिक क्या है माय डियर, फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट हेडिंग बनाइए, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। पहला टॉपिक क्या है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। बोला ये किसको बोलते हैं, करंट किसे बोलते हैं, है कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ये मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, 10th क्लास में भी हम पढ़े हुए हैं, तो सबको पता है, ये हर बच्चे को लगभग पता है भाई करंट क्या है। ठीक है, फिर भी चूंकि है तो पढ़ना है तो हमें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज का फ्लो। समझिए मेरी बात को, ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को आप तार समझ सकते हैं, जो बिजली का तार होता है हमारा वायर, वो वायर समझ सकते हैं। वायर है तो उस वायर की कोई मोटाई होगी कि, मान लीजिए ये वायर है मार्कर, तो ये मार्कर की कुछ मोटाई है कि नहीं, थिकनेस है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये सामने से आप देखिएगा फ्रंट व्यू जो होगा है, ये है टॉप व्यू। टॉप व्यू आप देखेंगे माय डियर तो ये सिलिंड्रिकल शेप होगा इसका, लेकिन जब इसका आप फ्रंट व्यू देखिएगा माय डियर तो इसका कैसा व्यू आएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कैसा आएगा, सर्कुलर आएगा माय डियर। कैसा आएगा, सर्कुलर आएगा। अच्छा, इन सभी की बात करने से पहले मैं एक शब्द आपको समझा देना चाहता हूं, क्रॉस सेक्शन एरिया। फिर मैं आता हूं
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बहुत बच्चे ये शब्द 11th में अच्छे से समझ के आए होंगे, बहुत बच्चे नहीं समझेंगे, समझ लीजिए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पहले जान लीजिए, फिर करंट पे आते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का क्या मतलब है? मतलब ये है, देखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि सर ये मार्कर था, अब इसको काट दीजिए, नाम ही है क्रॉस सेक्शन। सेक्शन इसका, सेक्शन का मतलब एक पार्ट इसका, इसको कट कर दीजिए सर। कट करना है, लेकिन अनुप्रस्थ यानी कि एक तरह से वर्टिकली कट करना है आपको, लंबवत कट करना है। मतलब कि ये मार्कर सर ऐसे है, मार्कर ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे आप कट कर दीजिए इसको। जब ऐसे कट करेंगे तो और उसके बाद जब फ्रंट से आप देखेंगे तो आपको कैसा शेप दिखाएगा, कैसा साइज दिखाएगा? बोला हमें सर ये मार्कर है, ये इसको अगर हम कट कर देंगे और सामने से देखेंगे तो अभी भी हमको सामने से सर्कुलर दिख रहा है इधर से, और काट देंगे तो अभी भी सर्कुलर ही दिखेगा सर। तो वो जो काटने के बाद जो हमें एरिया दिखेगा ना, उसी को आप क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, भाई इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, ये सर्कल है तो सर्कल का कुछ क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा? बोला होगा सर। तो इसी का क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल की हम चर्चा करते हैं। ठीक, ये क्रॉस सेक्शन का अर्थ मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे, करंट पे आते हैं। डेफिनेशन तो सब किसी को पता होता है, समझ लेते हैं जस्ट हम। सर ये तो वायर है, ये कोई कंडक्टर है या वायर है। अब करंट क्या है? करंट जो होता है वो चार्ज का फ्लो होता है। बोला कहाँ? चार्ज फ्लो कर रहा है, पर कहाँ फ्लो कर रहा है? बोला किसी कंडक्टर में, किसी वायर में फ्लो कर रहा है। इस वायर में क्या फ्लो हो रहा है माय डियर? करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। इस वायर में क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज। क्योंकि आप सभी को पता ही है, इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें चार्ज को क्या करना है? मूव कराना है, चलाना है। तो बोला सर चार्ज चल रहा है, ये जो चार्ज है वो मूव कर रहा है, चल रहा है। थोड़ी देर में और इसको डीपली समझते हैं। चार्ज चल रहा है, तो बोला कहाँ से? इस तार में, इस कंडक्टर में। तो इस कंडक्टर का जो ये वाला एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोल रहे हैं। यहां से यहां से यहां से एक सेकेंड में, यहां से एक सेकेंड में माय डियर कितना चार्ज निकल रहा है या कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? इस पार्टिकुलर एरिया से, क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी की संख्या को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। मतलब 2 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम, 100 कूलम, कितना कूलम चार्ज एक सेकेंड के अंदर इस पार्टिकुलर एरिया से पास हो रहा है, निकल रहा है, क्या बोलेंगे उसे? करंट बोलेंगे माय डियर। उसी को तो करंट बोलते हैं। यानी कि चार्ज का फ्लो, ये चार्ज यहां से फ्लो होता हुआ जा रहा है, पर कहां से? किसी पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से, किसी कंडक्टर के किसी पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज एक सेकेंड में फ्लो हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। लेकिन अब यहां पे ये डेफिनेशन की बात हो गई, डेफिनेशन हम यहीं लिखेंगे भी। लेकिन सबसे जो मेन बात है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत ही सर हमने किया था इलेक्ट्रिक चार्ज से, और वहां पे क्या बताया था माय डियर कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है? वो एक प्रॉपर्टी होता है, ना कि कोई बॉडी होता है। वो किसी बॉडी का प्रॉपर्टी होता है। चार्ज क्या है? किसी बॉडी का प्रॉपर्टी है माय डियर। इसका मतलब है वो कौन सी बॉडी है? तो वहां पे हमने पढ़ लिया है सर, ये कौन सी बॉडी है? बोला इलेक्ट्रॉन है सर। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। तो हम ये जानते हैं, हम ये कह रहे हैं कि चार्ज फ्लो हो रहा है, तो सर चार्ज तो प्रॉपर्टी है ना। अच्छाई फ्लो हो रही है क्या? कि यहाँ से अच्छाई मेरे निकला दिमाग से माय डियर, और यहाँ से हार्ट होते हुए पैरों से निकल गया। ऐसा होता है क्या कि यहाँ अच्छाई है, इधर अच्छाई नहीं है, इधर है? ऐसा तो नहीं है ना। या चार्ज प्रॉपर्टी मेरी बह रही है क्या मेरी बॉडी में? ऐसा नहीं होता है। चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। फ्लो कौन कर रहा है माय डियर? वो बॉडी, वो जो बॉडी था जिसके पास वो प्रॉपर्टी था, वो न फ्लो कर रहा है। इसका मतलब किसके पास चार्ज की प्रॉपर्टी थी माय डियर? बोला सर इलेक्ट्रॉन के पास थी।
तो यानी कि एक्चुअली में हो कौन फ्लो कर रहा है ये इस कंडक्टर में? बोला इलेक्ट्रॉन। बोला वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन भी कई, इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। सिर्फ कौन से? फ्री इलेक्ट्रॉन। किसी कंडक्टर में, किसी वायर में, किसी पार्टिकुलर सेक्शन से एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है उसकी संख्या को करंट बोलते हैं माय डियर। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप सभी को बता चुके हैं कि हम इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। पर जहां चार्ज बोलेंगे आप अपने आप समझ जाइए कि वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन है। ये आपको उसी से रिलेटेड आप करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी कोई अलग चीज नहीं है, उससे जुड़ी हुई चीजें, लिंक जुड़ा हुआ है आपस में। ठीक है माय डियर? तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको करंट के बारे में क्या जानना था और क्या आप जान चुके हैं माय डियर। करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। किसका फ्लो है? इलेक्ट्रॉन का। बोला कितना समय में? 1 सेकंड में। बोला कहां पर? किसी कंडक्टर के किसी एरिया से। आया बात समझ में माय डियर? बस इसको हमें लिख लेना है। लेकिन डेफिनेशन में फिर से बता रहा हूं, क्या लिखेंगे? चार्ज ही लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, आप 100% करेक्ट हैं। पर चूंकि सारी किताबें, हम लोग क्या करते हैं, किताबों को फॉलो करते हैं, तो इसलिए जो किताबों में चार्ज लिखा है ना, तो हमें चार्ज लिखना पड़ता है। ठीक, लिख लेंगे। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, the flow of electric charge through a cross section of a body, the flow of electric charge through a cross section of a body per second, या पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं इसको, पर यूनिट टाइम। पर सेकंड की जगह पर यूनिट टाइम लिख लिए, बेहतर शब्द है। पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन लिख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले डेफिनेशन लिख लेंगे। तब तक मैं हिंदी में लिखता हूं। किसी वस्तु के, ये वस्तु क्या हो सकता है? चालक पदार्थ हो सकता है। किसी वस्तु के किसी अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा कहा जाता है या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं या कहा जाता है। ये हो गया करंट का डेफिनेशन। एक लाइन में कैसे डेफिनेशन बोलते हैं पता है क्या है? एक लाइन में डेफिनेशन होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ये वन लाइन डेफिनेशन है माय डियर। ठीक है? अरे ये कहाँ चला गया?
चलिए, ढक्कन गायब हो गया था। आवेश की प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? धारा कहते हैं। ये वन लाइन डेफिनेशन है माय डियर, पर ये एक्चुअल डेफिनेशन है जो मैंने आपको लिखा रखा है। आपकी मर्जी है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली जो है 90% बच्चे इसी को याद कर लेते हैं, एक लाइन में काम खत्म हो जाता है, पर मैंने आपको शुरू में एक्चुअली सारी कहानी समझा दी। अगर आपसे कोई पूछे कि करंट क्या है तो आप जवाब देंगे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को माय डियर करंट बोलते हैं, पर अगर आपसे वो तर्क वितर्क करेगा तो आप उसे समझा देंगे। ठीक है माय डियर? हाँ, एग्जाम में आप चार्ज लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। सर, तो करंट को I इजकल टू क्या होता है? Q बाई टी। I इजकल टू Q बाई टी। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा सर? सबको पता है क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? ए से। डायमेंशन बीमा क्या होता है सर? बीमा भी क्या होता है? ए ही होता है। ए या कुछ लोग आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसके बीमा को, डायमेंशन को। If dq charge is flowing through cross section in dt time, then I is equal to dq बाई dt। इस फार्मूले का भी इस्तेमाल करते हैं, I is equal to dq बाई dt। क्या लिखा है? यदि dq चार्ज फ्लो हो रहा है कहाँ से? किसी क्रॉस सेक्शन से, कितना टाइम में? dt टाइम में। तब इसका हिंदी चाहे तो लिख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले। यदि किसी अनुप्रस्थ काट से, बोल रहा हूं, यदि किसी अनुप्रस्थ काट से dt समय में dq आवेश प्रवाहित होता हो तब। इस एक लाइन इंग्लिश जो लिखा था उसका हिंदी यहां लिख दिया, ये फॉर्मूला लिख लेंगे I इक्वल टू dq बाई dt। इसका इस्तेमाल नॉर्मली हम लोग कब करते हैं? जब हमें क्या करता है, इक्वेशन बना कर देता है। क्या? जैसे कि हमें बोलेगा कि चार्ज q इजकल टू सर है 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। ऐसा दिया हुआ है चार्ज की वैल्यू। चार्ज की वैल्यू टाइम के फंक्शन में दी हुई है, टाइम के फंक्शन में चार्ज दिया हुआ है, और हमें पूछ रहा है करंट। बोला कितना समय पर? करंट पूछ रहा है t इजकल टू 1 सेकंड पे। बताइए करंट की वैल्यू कितनी होगी? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नॉर्मली हम कहाँ करेंगे? जब हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जहाँ पे चार्ज जो है टाइम का फंक्शन हो, चार्ज क्या हो? टाइम का फंक्शन हो, तो हमें करंट निकालना हो, तो बोला क्या करेंगे? ये डिफरेंशिएशन, चार्ज का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलता है? करंट मिलता है। तो ये भी डेफिनेशन है करंट का। द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट का डेफिनेशन एक और है, आप कई सारे डेफिनेशन है। तो आप यहां से भी समझ सकते हैं कि चार्ज का इलेक्ट्रिक चार्ज का, विद्युत आवेश का क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। जब चार्ज का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में कीजिएगा एक बार, तो क्या मिलेगा? करंट। तो अगर ये चार्ज है, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में, क्या मिल जाएगा? करंट मिल जाएगा। 1 सेकंड में पूछ रहा है, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जहां जहां t आएगा वहां 1 रख देंगे, आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। तो इसका इस्तेमाल हम लोग ऐसे फॉर्मूले पे, ऐसे जगह पे कर लेंगे। बाकी यूनिट और डायमेंशन तो खैर आप लोगों को पता है ही, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है माय डियर। 11th क्लास में आप सभी लोग पढ़ते हैं, है कि नहीं? 3 तरह की क्वांटिटी। एक होती है हमारी फंडामेंटल, बेसिक क्वांटिटी, बेसिक
और दूसरी होती है आपकी ड्राइव्ड और तीसरी सप्लीमेंट्री होती है। तो जो आपका जो फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी वो कितनी होती है, मतलब 7 होती है सर। उस 7 में करंट भी आता है हमारा, यानी करंट हमारा फंडामेंटल है, बेसिक है। तो बेसिक है, इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, ए से रिप्रेजेंट करेंगे या आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं तो नॉर्मली ए से ही करता हूं माय डियर। अब चलते हैं माय डियर, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, चलिए करंट का हम डेफिनेशन जान गए, करंट के बारे में हम जान गए। अब यहां पे माय डियर एक नोट आप लिख सकते हैं, नोट लिख लीजिए जानकारी के लिए, ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक, क्या कि सर करंट कैरियर कौन होता है, करंट कैरियर करंट कैरियर धारावाहक, बस एक लाइन लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, जो हमारे काम का है। करंट कैरियर माय डियर, समझ रहे हैं इस बात को। कैरियर मने वाहक, मने ढोने वाला, ले जाने वाला। बोला किसको ले जाना है सर, करंट को ले जाना है। बोला करंट क्या था, चार्ज का फ्लो था। तो बोला वो कौन कर रहा है, ये करंट किसकी वजह से हो रहा है। बोला सर इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो हो रहा है। करंट बोले किसको रहे थे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को एक्चुअली में। इसका मतलब करंट कैरियर है कौन, कौन करंट लेके जा रहा है, करंट कौन बना रहा है, एक तरह से आपका कौन है, इलेक्ट्रॉन होता है। पर कौन सा इलेक्ट्रॉन, मैं शुरू में ही आपको बताया हूं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिर्फ वही जिम्मेवार होते हैं। माय डियर समझ जाइए, कई बार आपको बता भी चुका हूं, फिर भी जो बच्चे नहीं जानते हैं जान लें। ये न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्बिट्स होता है, अलग अलग कक्षाएं होती हैं। तो सबसे बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बोला क्यों बोलते हैं फ्री, क्योंकि उसको जरा सा भी एनर्जी मिला ना, थोड़ा भी एनर्जी मिला तुरंत वहां से निकल जाएगा। बोला क्यों निकलेगा थोड़ा एनर्जी लेकर के, क्योंकि जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस इसको जिस बल से खींच रहा है ना, वो बल की वैल्यू बहुत कम है, वेरी वेरी वीक न्यूक्लियर फोर्स है। यहाँ पे बहुत कमजोर बल लग रहा है। ये नाभिक के न्यूक्लियस इसको अपनी ओर खींचता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। आप सभी को पता है नाभिक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। नाभिक कैसा होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को खींचते हैं। लेकिन जो खींचने की जो बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो अट्रैक्शन फोर्स बहुत वीक होती है। क्यों वीक होती है, क्योंकि दूरी सर ज्यादा है, और दूरी ज्यादा है तो बल की वैल्यू कम होगी, तो आसानी से थोड़ा भी एनर्जी मिलेगा बाहर निकल जाएगा। इसलिए इसका नाम फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखा जाता है। तो सिर्फ यही जिम्मेवार होते हैं कंडक्शन के लिए, कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर माय डियर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां एक लाइन लिख लेंगे, दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर दी करंट कैरियर्स इन कंडक्टर। हिंदी में लिख लेंगे, हिंदी में लिख लीजिए इस बात को, हिंदी में लिख लीजिए। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन धारावाहक होते हैं। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धारावाहक होते हैं। बोला ये कंडक्टर की बात है, यानी कि सॉलिड बॉडी की बात है, ठोस की बात है। बोला लिक्विड में भी होता है क्या सर, बोला होता है। लिक्विड में भी चार्ज करंट कैरियर होता है, क्योंकि करंट तो लिक्विड में भी फ्लो होता है ना, तो वहाँ पे कौन होते हैं, तो सर वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस क्रिएट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, टूटता है, और टूटता है तो क्या बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनते हैं, और वो आयंस मूव करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। अब इतना सब जानने की जरूरत नहीं है माय डियर, क्योंकि वो सब आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा।
आप बस इतना समझ जाइए कि भाई लिक्विड में होता है। बोला सर होता है। बोला कौन होता है? जो पॉजिटिव निगेटिव आयंस होते हैं। पॉजिटिव निगेटिव आयंस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहरी विद्युत क्षेत्र जब आएगा तो उसकी उपस्थिति में फोर्स लगेगा और पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक दूसरे से दूर भागना शुरू करेंगे, और जब दूर भागेंगे तो करंट फ्लो होता है, वहाँ भी होता है। तो बोला सर सॉलिड में बता दीजिए, बता दिए, लिक्विड में बता दिए, गैस में भी होता है क्या सर? तो गैस में होता है क्या? देखे हो क्या गैस में करंट फ्लो होते हुए? तो बोला सर देखे तो नहीं है, पर क्या पॉसिबल है? हो सकता है, मे भी हो सकता है। गैसेस में अगर गैसेस का आप क्या किया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस गैसेस के अंदर बहुत हाई कर दिया जाए, लाखों लाखों वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाए, और साथ में जो प्रेशर है वो गैसेस का, वो प्रेशर बहुत कम कर दिया जाए, बहुत कम कर दिया जाए प्रेशर, और बहुत हाई लाखों वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाए, तो ऐसे सिचुएशन में पॉसिबल है कि चार्जेज आयंस क्रिएट हो जाएंगे एटमॉस्फेयर, मतलब हवा में, गैसेस के अंदर भी, और गैसेस में भी क्या होता है? करंट फ्लो होगा माय डियर। इतना समझने की मुझे लगता है। चलिए खैर कंडक्टर्स की बात कर लेते हैं केवल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं माय डियर नेक्स्ट एक और नोट लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट क्या है माय डियर? एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा राशि है सर? ये इलेक्ट्रिक करंट एक अदिश राशि होता है। इलेक्ट्रिक करंट कैसा राशि होता है माय डियर? अदिश राशि होता है। बोला सर अदिश राशि कैसे है ये बताइए। इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका अदिश राशि है, कैसे? लिख लीजिए यहां, विद्युत धारा अदिश राशि होता है। बोला सर अदिश कैसे है? करंट के पास मैग्नीट्यूड होगा 2, 5, 10 एम्पियर, कुछ वैल्यू होगा ही सर, और उसका डायरेक्शन भी होता है। थोड़ी देर में डायरेक्शन पे चर्चा करते हैं उसकी। अभी जान लेते हैं कि कैसा राशि होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। बोला क्यों होता है? क्योंकि सर करंट के पास एक, देखिए कंडीशन क्या है, वेक्टर होने के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर वेक्टर क्या होना चाहिए सर? मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए सर? डायरेक्शन होना चाहिए। अधिकांश बच्चे यही जानते हैं कि सर परिमाण है और दिशा है तो कैसा राशि है? सदिश राशि है। परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है तो कैसा राशि? सदिश राशि। पर माय डियर अगर आप 11th अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि थर्ड कंडीशन भी होती है एक राशि को सदिश होने के लिए, वेक्टर होने के लिए। बोला कौन सा? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश योग का नियम। ये तीन चीजें होती हैं, अगर ये तीनों फॉलो कर रहा है कोई राशि, कोई क्वांटिटी, कोई राशि के पास ये कोई राशि तीनों चीजों को फॉलो कर रही है तभी उसको सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं माय डियर। अगर तीनों में से कोई भी एक नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे फिर? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो बोला सर इलेक्ट्रिक करंट में इसमें से तीनों में से कौन नहीं है? बोला सर मैग्नीट्यूड तो है इसके पास, डायरेक्शन भी है। बोला ये नहीं है। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं होता है किसमें? करंट के केस में। इलेक्ट्रिक करंट लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, लॉज ऑफ स्केलर एडिशन को फॉलो करता है माय डियर। जो अदिश योग के नियम है, अदिश योग के नियम का पालन करता है, सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको अदिश राशि माना जाता है। बोला सर कैसे? कैसे क्या सर? कि ये दो तार था सर, ये दो तार है, इस तार में 5 एम्पियर की करंट बह रही है सर, और इसमें 3 एम्पियर की करंट बह रही है।
अब दोनों तार को ला करके सर यहाँ पे जोड़ दिया और यहाँ से एक दूसरा तार लगा दिया, तीसरा तार लगा दिया, तो ये 3 तार हो गए। तो हम क्या देख रहे हैं सर कि इस जंक्शन पे यहाँ पे एक इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर आ रहा है, तो इधर निकलेगा कितना? बोला सर 8 एम्पियर निकल रहा होगा, इधर 8 एम्पियर करंट निकल रहा होगा। बोला ऐसा अगर हो रहा है तो जरा देखेंगे, इसको बोलते हैं लॉज ऑफ स्केलर एडिशन और अदिश योग का नियम, अदिश योग का नियम स्केलर एडिशन। देखिए 5 और 3 डायरेक्टली जोड़ दिया 8 एम्पियर, ऐसा होता है प्रैक्टिकली में, ऐसा ही हो रहा होता है, इसीलिए इसको अदिश राशि माना जाता है। बोला इसका मतलब कि लॉज ऑफ स्केलर एडिशन को फॉलो करा है, डायरेक्टली 5 और 3 जोड़ दिया आपने, 8 मिल गया, 8 एम्पियर बह रहा है उसमें। बोला अगर ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो कर रहा होता तो उसको सदिश मान लेते। बोला हाँ सर मान लेते। तो अगर ये फॉलो करता तो यहाँ करंट की वैल्यू क्या होती? बोला सर ये 8 एम्पियर से कम होती, जो करंट मिलता ना हमें वो 8 एम्पियर से कम मिलता माय डियर, यानी कि 6 एम्पियर 7 एम्पियर ये करंट हमें मिल रही होती, पर ऐसा नहीं हो रहा होता है। हमने देखा कि ये 5 और 3 मिल गया तो 8 एम्पियर इस तीसरे तार में फ्लो हो रहा है, जबकि अगर ये सदिश राशि का योग का नियम का पालन करता तो यहाँ पे क्या होता? 8 से कम होता। सदिश योग के नियम में हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का परिणामी कैसे निकालते हैं? सदिश योग में परिणामी निकालते हैं सर a² + b² + 2ab cos थीटा, इस फार्मूला से निकालेंगे सर। तो इस फार्मूला से निकालिएगा, इनके बीच पहले एंगल देखना पड़ेगा कि इनके बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री ले लीजिए। कॉस थीटा की वैल्यू ए और बी की जगह पे 5 और 3 है, यहाँ रख दीजिए, रख के निकालिए, 8 से कम मिल जाएगा माय डियर। कम मिलेगा तो क्या हो जाएगा माय डियर? ये वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा, पर ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इसको कैसा राशि मानते हैं माय डियर? स्केलर राशि, स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। तो इसको अगर मैं I1, ये I1 है, ये I2 है, और अगर ये I है तो I = क्या होता है? I1 + I2। इसमें कोई लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा, आप ये फटाफट बोर्ड वीडियो देख करके नोट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट ये दोनों फॉलो करेगा, ये नहीं फॉलो करेगा, ये नहीं फॉलो करेगा तो इसको क्या मान लेंगे? स्केलर क्वांटिटी मान लेंगे। आपकी मर्जी है, ये भी बना लेंगे, ये भी बना लीजिएगा। ठीक है माय डियर। चलिए अब चलते हैं इसके डायरेक्शन पे। अब चलते हैं माय डियर डायरेक्शन पे, फटाफट 5 मिनट में समझ लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट माय डियर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या मान लेंगे? ये कोई कंडक्टर है माय डियर, कंडक्टर से मैंने एक बैटरी जोड़ दिया है, ये ए छोर है, ये बी, ये कोई कंडक्टर है ए बी, इसके दोनों सिरों को, दोनों एंड्स को हमने क्या कर दिया? एक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया। सेल में ये निगेटिव और ये पॉजिटिव होता है, इस सेल के साथ जोड़ दिया हमने, तो सेल का ये निगेटिव टर्मिनल इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? निगेटिव एंड। और ये सेल के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोल देंगे सर? पॉजिटिव एंड। आया बात समझ में? अब सर देखिए कंडक्टर में क्या बैठा होता है सर? फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं, बहुत भारी मात्रा में कौन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में बहुत अधिक मात्रा में होता है। जो माय डियर नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम लोग जबरदस्त तरीके से नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है माय डियर, एक एक स्टूडेंट को समझना है, एकदम अद्भुत लेक्चर होगा। वो लेक्चर अगर आप समझ गए तो पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके मुट्ठी में, एक लेक्चर और पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके हाथों में हो जाएगा माय डियर। वो इसी से रिलेटेड होगा, थोड़ी देर में कल हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे माय डियर, जब हम जानेंगे कि किसी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है। एक टॉपिक और पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके हाथ में। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए एकदम तैयार रहिए जोश जुनून के साथ कि क्या क्या सरप्राइजिंग होने वाला है उसके अंदर। जरा देखेंगे, ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है। तो सर इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, फ्लो करता है। ये देखिए, समझिए इस बात को, ये सेल है, तो सेल को ये छोटा वाला जो बनाते हैं ना, इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? लोअर पोटेंशियल, निम्न विभव। हिंदी में क्या बोलते हैं? निम्न विभव। ये होता है सर हायर पोटेंशियल। ये क्या होता है सर? हायर पोटेंशियल। हायर माने उच्च विभव। ये निम्न विभव हो जाएगा, ये निम्न विभव, ये उच्च विभव। इस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है। वही मैं थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक, फिलहाल हम लोग को जाना है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। वन लाइन में, एक लाइन में जान के याद रखेंगे, दी ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन इज फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल and the direction of current is opposite to the direction of flow of इलेक्ट्रॉन। फटाफट नोट कर लीजिए ये बात, फिर मैं हिंदी मीडियम में लिख देता हूँ और इसके बारे में 1 मिनट में जरा सा समझ लेते हैं फटाक से। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे, इसे हिंदी में लिख देता हूँ, वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिशील होता है, जबकि धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में माना जाता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत दिशा में माना जाता है। इंपॉर्टेंट बात, हिंदी मीडियम के लिए लिख लेंगे। क्या समझाया मैंने अभी, क्या लिखाया ये मैंने अभी आप सभी को? ये बातें कौन सी बातें लिखा दिया सर? देखेंगे क्या होता है। ये सर निगेटिव प्लेट है तो ये निगेटिव एंड हो गया, ये पॉजिटिव एंड है तो पॉजिटिव प्लेट था ये सेल का, तो ये पॉजिटिव एंड हमने बोल दिया। तो सर जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, वो इलेक्ट्रॉन जो भरा पड़ा है सर, वो क्या होगा, इसके निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ ये, तो निगेटिव में रिपल्सन होगा और रिपल्सन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर की ओर मूव कर जाएगा। ए से बी की ओर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है सर, वो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चल रहा है माय डियर, इधर से इधर। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चल रहा है, इधर से इधर। यानी कि इलेक्ट्रॉन ये लोअर पोटेंशियल है और ये हायर पोटेंशियल है, तो लोअर पोटेंशियल से होते हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, हायर पोटेंशियल पे। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, फ्लो होता है, वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है। बोला सर पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता है सर। क्या चीज़, बाकी चीज़ें, मतलब कि हम ऐसा थोड़ा ना है कि नीचे जमीन में पानी बैठा हुआ है, छत पे अपने आप चढ़ जाएगा सर, अपने आप तो होगा नहीं। आप क्या लगाते हैं, पंप का इस्तेमाल करते हैं। पंप इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग घर में मोटर बोलते रहते हैं, तो जो है पंप चलाइएगा तो पानी क्या करेगा, आपके छत में टंकी में चढ़ाएगा।
तो टंकी हायर पोटेंशियल है और पानी नीचे ग्राउंड पे लोअर पोटेंशियल पे है। तो लोअर से हायर अगर आपको लेके जाना है तो आपको वर्क डन करना पड़ता है माय डियर, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। नीचे से ऊंचाई तक अगर आपको कोई चीज़ को लेके जाना है तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है माय डियर। पर ऊंचे से नीचे आने के लिए ऑटोमेटिक फ्लो होता है, नेचुरल फ्लो होता है, हायर यानी नेचर्स का रूल है, नेचर का रूल है, प्रकृति का रूल है कि चीज़ें ऊंचा से नीचे, हायर से लोअर फ्लो होता है, लोअर से हायर नहीं होता है। पर यहाँ पर उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल फ्लो होता है। और हमने क्या बोला है सर, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही तो करंट बोलते हैं। इसका मतलब सर ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है तो करंट भी किधर होगा, इधर ही होगा। आ रहा है बात समझ में? तो करंट की दिशा भी किधर होगी, ए से बी की ओर। पर इस करंट का नाम दिया गया, कौन सा करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या नाम दिया गया माय डियर, इलेक्ट्रॉनिक करंट। यानी जो करंट इलेक्ट्रॉन की दिशा में फ्लो हो रही है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट नाम दिया गया। पर हमारी मान्यता ये रही है कि सारी चीजें हायर से लोअर होती हैं, इसीलिए करंट का डायरेक्शन भी क्या माना गया, हायर से लोअर की ओर माना गया। यानी उच्च से निम्न विभव की ओर, हायर लेवल से लोअर पोटेंशियल की ओर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर किसका प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन का, किसका, करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह किधर से होगा, हायर से लोअर। इस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। तो जितना भी करंट हम चर्चा करेंगे, कहीं भी करंट चर्चा करेंगे, वो करंट कौन सा होगा, कन्वेंशनल करंट होगा, जिसकी दिशा किधर मानी जाएगी, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में मानी जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में आप दिशा मानेंगे तो वो करंट किसको बोलेंगे, उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलेंगे। तो मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा हमें करना क्या है। बस करंट की दिशा किधर मानते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। इलेक्ट्रॉन किधर से फ्लो होता है, लोअर से हायर। यानी इलेक्ट्रॉन जिधर बह रहा होगा उसके विपरीत दिशा में हम विद्युत धारा की दिशा को मान लेते हैं माय डियर। तो आशा करता हूँ फर्स्ट लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का शानदार ज़बरदस्त तरीके से आप सभी को समझ में आ गया है माय डियर। और जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। उसमें ऐसा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी को अपने कब्जे में ले लेगा। एक टॉपिक सारा करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म माय डियर। तो तैयार रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन करना उससे पहले है आपको वीडियो शेयर करना है माय डियर। सारे वीडियो हर जगह फैलाइए, सभी बच्चों तक पहुंचाइए। चलिए माय डियर, मिलते हैं अगले क्लास में।